हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय इसमें रहेगा 16 प्रकाश। तो प्रकाश वाला अध्याय इसमें करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में हम इस अध्याय को समझेंगे। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझें, ध्यान से समझें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर समझा करो, क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक में हम समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी की बुक से बाहर कुछ भी नहीं आता पेपर में। तो प्रकाश प्रकाश क्या होता है? सबसे पहले प्रकाश एक ऐसा साधन है। तो इसमें देखिए, प्रकाश क्या करता है? प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यानी इसका मतलब क्या है कि वस्तुओं को देखने में वह प्रकाश हमारी सहायता करता है, क्योंकि जहाँ भी अंधेरा होता है, अंधेरे में हम वस्तु को नहीं देख पाते। ठीक है, तो हम वस्तु को नहीं देख सकते अंधेरे में। हम वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करे। यानी जब किसी वस्तु के ऊपर प्रकाश गिरता है और वो उससे टकरा के हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो वस्तु हमें दिखाई देती है। इसका मतलब है प्रकाश क्या काम करता है? वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश वह साधन है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो आपने परिभाषा यही लिखनी है। अब आगे है जैसे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं वैसे, तो अभी आपको बता देता हूँ कि जब प्रकाश चमकदार पृष्ठ या दर्पण की भांति उस चमकदार पृष्ठ पे पड़ता है तो वह उससे टकरा के अपना रास्ता बदल लेता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी प्रकाश, जैसे दर्पण होता है, जो शीशा होता है जिसमें हम मुंह देखते हैं सुबह उठ के, तो दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर देता है या बदल देता है, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब हमारे पास आते हैं परावर्तन के नियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता ही है प्रश्न। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो दोनों नियमों को हम इसमें समझेंगे लेसन में। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इस तरह का एक क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टॉर्च है, एक टॉर्च लेंगे या आप मोबाइल की लाइट भी यूज कर सकते हो, मोबाइल की टॉर्च भी यूज कर सकते हो। और जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है ये कंघी है। कंघी में क्या करना है, कंघी में जो दांते होते हैं जिनसे हम बाल ठीक करते हैं, तो उनको आपने कागज़ के साथ ढक लेना है और एक जो छेद है उसको खोल के रखना है। कंघी के जो दांते होते हैं उनमें से केवल एक ही छेद खुला रहना चाहिए, बाकी सभी छेद कागज़ से ढक लेने हैं। और इस तरह से टॉर्च लगानी है और उसके सामने ये कंघी रखनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो रखा है ये समतल दर्पण है। दर्पण होता है घरों में भी, शीशा होता है जो जिसमें मुंह देखते हैं, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अब ये जो प्रकाश की किरण आई एक, यहाँ से ये टॉर्च से जो प्रकाश की किरण आई सीधी, ये दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद ये इस दिशा में चली जाती है। तो जो किरण पहले आई यानी कंघी से ये दर्पण की तरफ जो आई लाइन, उसे आपतित किरण कहते हैं। और जो दर्पण से दूर चली जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपको ये पता होना चाहिए और ये प्रयोग आप करके देख सकते हो। तो अब आप इस चित्र को देखिए, इसमें देखिए
जो ये आपतन कोण, ठीक है, ये जो आपके पास पहली लाइन दिख रही है यहाँ पे, तो आपतन कोण की तरफ जो लाइन है, जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सीधा ऊपर दर्पण है भाई, ऊपर जो है दर्पण है, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद ये परावर्तन कोण बनता है। तो यहाँ पे, और ये बीच में लाइन जो है ये अभिलंब है, ठीक है। तो इसमें आई जो है आपतन कोण है, आर जो है परावर्तन कोण है, और ये अभिलंब के साथ होती है आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतन कोण के तरफ जो लाइन है वो आपतित किरण है जो दर्पण की तरफ जा रही है, और जो दर्पण से टकरा के दूर जा रही है वो परावर्तित किरण होती है। और आई आपतन कोण है और आर परावर्तन कोण है, और आई और आर दोनों समान होते हैं हमेशा। अब आप आपतित किरण की परिभाषा क्या लिखोगे कि इसमें देखिए क्या होता है, ये है जैसे दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है, तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी जो सूर्य के तरफ से या टॉर्च की तरफ से जो प्रकाश की किरण आई और दर्पण से टकराई तो वो आपतित किरण है। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं? पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण वो होती है जो दर्पण से दूर जाती है। जो प्रकाश की किरण टॉर्च से दर्पण की तरफ आएगी उसे आपतित किरण कहेंगे, और जो दर्पण से दूर जाएगी टकराने के बाद उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपके पास अभिलंब। तो ये सभी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, तो अभिलंब होती है जैसे जो दर्पण होता है, दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, ठीक है, दर्पण जहाँ पे दर्पण रखा था उस दर्पण को हटा के वहाँ पे हम एक सीधी रेखा खींचें, और उस जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराई उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यानी अभिलंब क्या होता है? अभिलंब वह रेखा है जो दर्पण के उस बिंदु पर एक लंब है, 90 डिग्री का कोण है, जहाँ पर आपतित किरण मिलती है। अब आपको चित्र में दिखा देते हैं अभिलंब कैसे खींचा जाता है। तो जैसे ये बच्चा है जो चित्र में, ये तो दर्पण है, ऊपर ऊपर क्या रखा हुआ था? दर्पण रखा था, और ये आपतित किरण यहाँ पे आई, और यहीं से इसके ऊपर ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पे ऐसे बना रहा है, तो इसे अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब जो होता है आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे कोण आई कहते हैं, ठीक है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा वो आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। तो जैसा आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, आपको आपतन कोण कहाँ पे है? आई है, ये कोण आई जो है आपतन कोण है, ठीक है। ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कोण आर है। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण होते हैं।
इस चित्र में आप देख रहे हो कोण आई और कोण आर। तो आगे है जैसे हमारा परावर्तन का पहला नियम, जब आपसे पूछा जाए परावर्तन का पहला नियम क्या होता है, तो आपने लिखना है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियम में एक है। ठीक है, तो आपतन कोण अपरावर्तन का पहला नियम क्या है? हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये पहला नियम है, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। जैसे ऊपर ये टेबल अगर हम बनाएं, परावर्तन कोण के लिए टेबल बनाएं, तो जितना ही आपतन कोण आएगा उतना ही परावर्तन कोण आर आता है। ठीक है, इसका क्रियाकलाप मैं करके वीडियो अलग से बना के आपको भेजूंगा, इसी चैनल से आप देख सकते हो। परावर्तन के नियम से आएगा ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आता है परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? इसमें क्या है, जैसे आपतित किरण, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का अन्य नियम, यानी अन्य का मतलब दूसरा नियम है। तो ये नियम दूसरा क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, अभी चित्र में दिखा देता हूँ आपको। तो इसका मतलब है कि जैसे आपके पास ये आपतित किरण आपतन कोण वाली जो लाइन है आपतित किरण है, और परावर्तित किरण है, ठीक है, जो परावर्तन कोण बना रही है, और अभिलंब, तो ये तीनों एक ही तल में हैं। ये दूसरा नियम है। आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हैं। तो ये दूसरा नियम आता है परावर्तन का। अब आगे प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है ये, सपोज करो, ये भी अच्छा प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के विशेषताएं लिखिए। यानी जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है जो घर में दर्पण होता है, शीशा होता है, जिसमें हम सुबह तैयार होते हैं देखकर अपने आप को, तो वो समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं लिखनी है, उसके लक्षण लिख ले हैं। तो जब भी आप ये प्रश्न याद करो तो आप क्या करें, घर पे आप अपने दर्पण के सामने खड़े होना और इन बातों को देखना कि क्या प्रतिबिंब सीधा बनता है या उल्टा बनता है। यानी जो आपका चित्र दर्पण में दिखेगा क्या वो उल्टा दिख रहा है या सीधा, तो वो सीधा होता है, आप देखना, क्योंकि आप सीधे खड़े हो तो दर्पण में भी आप सीधे ही खड़े हुए दिखाई देंगे। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर है या नहीं। तो जब आप देखोगे तो जितने बड़े आप होते हो उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब या आपकी परछाई दिखती है दर्पण के अंदर। ठीक है, तो साइज का आकार उतना ही होता है जितनी बड़ी वस्तु होती है, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। यानी सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के आकार का बनता है, और प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है। यानी जितनी दूरी पर हम दर्पण से दूर खड़े होंगे, हमारी परछाई भी दर्पण से उतनी ही दूर पीछे दिखेगी। अगर हम दर्पण के पास आ जाएंगे तो हमारी परछाई भी पास आ जाती है। ठीक है, तो ये आएगा, तीसरी विशेषता ये है। फिर उसके बाद चौथी विशेषता क्या है, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब होता है। जितने भी प्रतिबिंब सीधे होते हैं वो आभासी होते हैं, उनको हम दर्पण पर नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये चार विशेषताएं आपने लिखने हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं।
हाँ, वस्तु जब दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो एक विशेषता और है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका बायां भाग दाईं तरफ और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। या आप जो अक्षर होते हैं उनको भी आप जब दर्पण में देखोगे तो वो भी आपको उल्टे नज़र आएंगे, क्योंकि उसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास नियमित तथा विसरित परावर्तन किसे कहते हैं। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? आपके पास सबसे पहले आता है विसरित या अनियमित परावर्तन। तो विसरित या अनियमित परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं ये। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो विसरित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ पर पड़ती हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हो ऊपर, तो इसमें चित्र में आपके पास देखो उबड़ खाबड़ ये पृष्ठ है कोई, इसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, जैसे कांच है, कांच टूटा हुआ है, तो जब टूटा हुआ कांच है उसका ढेर लगा हुआ है, तो जब उसमें से प्रकाश, उसके ऊपर जब हम कोई भी प्रकाश डालते हैं तो वो प्रकाश जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, तो इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन आप ये देखोगे, इसमें आप देख रहे हो जब प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराता है तो होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। क्योंकि इस परावर्तन में क्या होता है, जैसे चित्र में देख रहे हो, जो ब्लैक वाली लाइनें हैं ये प्रकाश की किरणें दर्पण की तरफ आ रही हैं, और ब्लू वाली लाइन जो है दर्पण से टकराने के बाद दूर जा रही हैं। तो आने वाली प्रकाश की किरणें भी समांतर हैं और नीले वाली किरणें भी एक दूसरे के समांतर हैं, तो इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी समतल या चिकने पृष्ठ से परावर्तित होकर समांतर दिशा में जाती हैं, एक दूसरे के समांतर जाती हैं, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। आगे है जैसे आपके पास, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो हमारे चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है और हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें परदीप्त पिंड कहते हैं। यानी जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है। और कुछ अन्य दूसरे पिंड होते हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। यानी जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें, जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, विद्युत लैंप है, तो इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है। तो जो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं उसे परदीप्त पिंड कहते हैं, और जो स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं उसे दीप्त पिंड कहते हैं। तो दीप्त पिंड तो जैसे सूर्य है, मोमबत्ती है, या दिया है, या बल्ब है, ये सभी दीप्त पिंड हैं। और जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, जो दूसरे के सूर्य के प्रकाश से चमकती हैं
या बल्ब के प्रकाश से चमकती हैं जो वस्तुएं, वो सभी प्रदीप्त पिंड कहलाते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, घर, घास, ये सभी, या चंद्रमा हैं, ये सभी वस्तुएं प्रदीप्त पिंड कहलाती हैं। अब आगे हमने क्या करना है, ये क्रियाकलाप है। जैसे इस चित्र में देखिए आप, इसमें दो दर्पण रखे गए हैं, एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है। यानी दो शीशे लेने हैं हमने, दोनों शीशों को हमने 90 डिग्री के कोण पे आपस में रखना है और उनके बीच में आपने ये एक सिक्का रख दिया। तो उसके देखो आपको 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, 3 सिक्के आपको दर्पण के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दो दर्पण की सहायता से हम एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। आगे चलते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच का कोण जो है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 180, ये बदल बदल के देख सकते हैं। और फिर देखेंगे कि कितने प्रतिबिंब, यानी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब, या जो सिक्का हमने रखा था वो कितने सिक्के हमें उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। यानी जब हम दो दर्पण लेंगे और उनको विभिन्न कोणों पर रखें, तो जो भी विभिन्न कोणों पर हम रखेंगे तो क्या होगा, हमें बहुमूर्तदर्शी हम इसी आधार पे बनाते हैं, कोलाइडोस्कोप हम इसी आधार पे बनाते हैं, जिससे हमें अनेक पैटर्न, अनेक आकर्षक पैटर्न हमें उससे बना सकते हैं। तो बहुमूर्तदर्शी आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हमारे पास ये देखो बहुमूर्तदर्शी बनाने की विधि है। ये क्रियाकलाप 16.6 है। तो दर्पण कोलाइडोस्कोप बनाने के लिए हमें दर्पण चाहिए 2, एक 15 सेंटीमीटर लंबी और इतनी चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ चाहिए। ठीक है, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं। तो इस प्रकार एक प्रिज्म की आकृति में इन्हें जोड़ते हैं। जो ये चित्र देख रहे हो आप, तीनों की तीन हमने दर्पण की पट्टियाँ ली हैं। अब उन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित करें कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो और ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर प्रकाश देखने के लिए क्या हो, जैसे आप देख रहे हो ये चित्र में दिखाया गया है। हमने क्या करना है, इसमें ये गत्ते की एक ट्यूब बनानी है और उसके अंदर हमने तीनों के तीन दर्पण इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मिला के इसमें रख दिए और ऊपर हमने एक ढक्कन लगाया जिसमें एक बिल्कुल छोटा सा छेद किया और दूसरी साइड भी हमने एक दर्पण रख दिया। तो आगे देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें देखिए एक छिद्र हो और डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए उसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। यानी एक तरफ तो हमने छेद वाला गत्ता चिपकाना है, दूसरी तरफ हमने प्लास्टिक यानी पॉलीथीन वगैरह चिपका देना है। तो ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाएं। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी हमने एक दर्पण लगाना है, समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट लगानी है। ठीक है, कांच की प्लेट लगानी है, दर्पण नहीं लगाना। तो प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के छोटे कुछ टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए और ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए और रंगीन टुकड़ों की हलचल
के लिए पर्याप्त जगह रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोलाइडोस्कोप बना सकते हैं। तो अब कोलाइडोस्कोप तैयार है। अब आप क्या करेंगे, आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। और कोलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागज़ों और वस्त्रों के डिज़ाइन बनाने वाले या कलाकार कोलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। यानी कोलाइडोस्कोप से ही जो डिज़ाइनर वगैरह होते हैं, कपड़ों पे पेंट करते हैं, दीवारों पे कोई पैटर्न बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, तो उनके जो आइडियाज़ हैं वो उनको यहीं से मिलते हैं, कोलाइडोस्कोप से लेते हैं वो। तो इस प्रकार से आप एक कोलाइडोस्कोप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आपने बना के देखनी है और उसमें अलग अलग पैटर्न आपने देखने हैं बना के। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे और आप इस वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करो यदि नहीं किया, घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ और बाकी का पोर्शन जो है आपको नई वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।